नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव, इन सभी को आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, ये भारतीय अवाम ताकत दल का पूरे समस्त भारत में जो भारतीयता आधारित माहौल सृजित करने का, प्रसारित करने का, अपने भारतीय भाई बहनों को समझाने का, उनके दिलो दिमाग में इसके महत्व को बताने का और उनको शामिल करने का जो प्रयास ये भारतीय अवाम ताकत दल कर रहा है, इसमें हर्ष का विषय यह है कि हमारी आदरणीय भारतीय अवाम भी इसमें शरीक होने लगी है। शुरुआती में जब ये प्रयास कर रहा था तो कुछ लोग कह रहे थे कि ये भारतीयता क्या होती है, विचार तो अच्छे हैं लेकिन इन विचारों को खरीदने वाला कौन है, इसलिए कि बराबर हमको इस मुहावरे से ताना मारते थे कि जो दिखता है वो बिकता है और जो बिकता है वही चलता है। हमने सोचा कि भाई ये विचार तो देश से संबंधित हैं, हमारे मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारी आदरणीय भारतीय अवाम से ताल्लुक़ रखते हैं। अब इसमें बेचने खरीदने वाली बात कहाँ से आ गई। लेकिन हाँ, भारतीय अवाम ताकत दल को और मुझे भी अपनी अवाम के जो है उसकी बौद्धिक क्षमता, विजडम पर हमेशा से यकीन रहा है। इतना यकीन रहा कि यदि हम उसको नम्रता से इन यानी मुल्क से मुतल्लिक बातों को समझाएं, हर तरह से उसको बताएं, तो वो जो देशभक्ति का भाव है जो कि उसमें एक दबी हुई भावना है, उस दबी भावना को हम जो है बाहर ला सकते हैं और अपने भारतीय भाई बहनों में वो मुखरित हम कर सकते हैं। ये अपना विश्वास था। आज वो विश्वास जो है वो प्रकट हो रहा है और फलीभूत होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि कुछ कट्टर समर्थक वामपंथियों के भी, जीएनपीसी के भी और समाजवादी पार्टी के भी समर्थक, उनके भी बीच बात थी। इसलिए कि भारतीय अवाम ताकत दल के लिए कोई भी भारतीय भाई बहन मतलब कि वो विरोधी नहीं है और अछूत भी नहीं है। सबके सामने ये बात रखी जाती है, कट्टर से कट्टर,
जो हमको अपमानित करते हैं, जो अपमानित करते हैं उनके भी सामने है। तो भारतीयता का इतना बड़ा आकर्षण है कि एक तो वो समझ जाते हैं और अधिक से अधिक वो चुप हो जाते हैं, लेकिन इसका वो कदापि खंडन नहीं कर पाते। और उनके इर्द गिर्द जो आवाम रहती, जनता रहती, वो भी उनको कहते कि नहीं भाई, ये बात पूरी आवाम की भलाई के लिए है, इस मुल्क की भलाई के लिए है और हम सभी को मानना चाहिए। उसमें कमी यही है कि हमारे पास साधन की कमी है। यह साधन होता और इस तरह से हजारों टीम बनाकर के हम जो है घर घर तक व्यक्तिगत रूप से समझाते करते, तो इसकी गति कुछ और आती। तो संसाधन के लिए भी एक संघर्ष चल रहा है। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि वो संघर्ष मतलब पूरा नहीं होगा, तो होगा, वो भी होगा। और संसाधन के विषय पर हम ज़्यादा नहीं कहना चाहेंगे कि जहाँ पर संसाधन के लिए भारतीय जनता दल संघर्ष कर रहा है, वहीं पर ये समाज को विखंडित करने वाली जो ताकतें जो राजनीतिक दलों के वेश में हैं, राजनीतिक चंदे के नाम पर उनके पास अपरंपार जो है वो संसाधन है। इतना ही नहीं, इस बीजेपी की सरकार ने जो मुख्य धारा के राजनीतिक दल हैं उनके चंदे के लिए बहुत व्यवस्था कर रखी है। एक जो है अब तक चंदा बहुत तमगा भी लूटती है कि 2000 के योगदान यदि कैश के ऊपर जो है आप नहीं कर सकते, यानी नगद में 2000 से अधिक जो है इन पार्टियों को नगद में योगदान आप नहीं कर सकते। इसका तमगा तो लूटती है, लेकिन ये जो एक काला रास्ता जो बना रखा है इस बीजेपी सरकार ने, मोदी महोदय ने, इसको जनता नहीं जानती है। एक होता है इलेक्टोरल बॉन्ड। अब तो इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदा और किसको दिया कुछ पता नहीं। तो ये काला धन को सफेद करने वाली जो लॉन्ड्रिंग का रास्ता इस मोदी सरकार ने शुरू किया है, इन राजनीतिक दलों को चंदा देने के नाम पर, ये सबसे अधिक काला चेहरा है इस मोदी सरकार का। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है मतलब कि करोड़ों का, अरबों का खरीद लीजिए और वो किसी को भी दे दीजिए और वो उठा करके इन राजनीतिक पार्टियों को दे देगा। तो वो कौन देने वाला है, कौन खरीदने वाला है, ये पूरी लिंक उसमें कट जाती है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का जो मनी लॉन्ड्रिंग एक जो है एक बहुत बड़ा अपराध है, यानी काले धन को सफेद करना। तो ये जो मोदी सरकार है या मोदी महोदय ने राजनीतिक दलों को चंदा देने के नाम पर जो एक मनी लॉन्ड्रिंग का जो इतना बड़ा धंधा जो शुरू कर दिया है, इसको भी कम से कम मेरा अनुरोध है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसको संज्ञान में लें और विशेष करके हमारे आदरणीय श्री उदय उमेश ललित जी, माननीय मुख्य न्यायाधीश भारत गणराज्य, इसको स्वतः संज्ञान में लें कि ये मोदी सरकार जो कि अपने बहुत ईमानदार कहती है, इसने राजनीतिक दलों को चंदा देने के नाम पर एक सबसे घटिया, सबसे घिनौना जो तरीका जो है मनी लॉन्ड्रिंग का जो बनाया है, इसको स्वतः संज्ञान में लें। हमारे आदरणीय श्री उदय उमेश ललित जी, माननीय मुख्य न्यायाधीश भारत गणराज्य, कि ये समाप्त हो। तो ये बात इस संदर्भ में चल पड़ी थी कि भारतीय जनता दल जहां स्वस्थ तरीके से संसाधन जुटाने की कोशिश इसी के समानांतर कर रहा है, संघर्ष कर रहा है,
और वो ये भी नहीं कर रहा कि संसाधन जुट नहीं पाएगा, जिस प्रकार वो आवाम को जगा रहा है वो भी हो जाएगा। लेकिन कितना घिनौना सच है जो इन पार्टियों के जो है वो चंदा के नाम पर जो है मनी लॉन्ड्रिंग का आयोग और इस तरह का जो है कुकृत्य जो है ये मोदी सरकार ने शुरू किया है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। पहले तो लोग डोनेशन देते थे और उसमें भी बेनामी हुआ करता था, अब उससे भी अधिक यानी इलेक्टोरल बॉन्ड जो है अरबों खरबों का आप खरीद लीजिए और किसी को दे दीजिए और वो जो है उठा के दे देगा, उसमें पता ही नहीं चलेगा कि यह योगदान जो है वो कौन कर रहा है। तो इस तरह का घटिया किस्म का जो है एक जो है काले धन को सफ़ेद करने वाला ये काम किया है मोदी सरकार ने। हालांकि इलेक्टोरल बॉन्ड और इस पर जो है जो आदरणीय भारत निर्वाचन आयोग है बिल्कुल निष्पक्षता से इस पर कार्रवाई करे और इसमें सभी पार्टियां जो है जो मुख्य धारा की जो पार्टियां हैं दल हैं सभी लाभान्वित हैं। जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी काकस, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने तो शुरू किया ही है, कम्युनिस्ट वाले भी और समाजवादी पार्टी के लोग भी, बहुजन समाज पार्टी के लोग भी, राष्ट्रीय जनता दल के लोग भी, तृणमूल कांग्रेस और जेडीयू और जेडीएस, शिवसेना, अकाली और वाईएसआरसी, टीडीपी, बीजेडी, डीएमके, एआईएडीएमके, एनसीपी, सभी पार्टियां जो इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर काला धन को सफ़ेद करने की ये जो ये एक जो है वो घिनौना कुकृत्य है जो है इसका लाभ उठा रही हैं और इसका दोहन कर रही हैं। तो जितने भी हमारे ये संस्थाएं हैं, हमारे खास करके न्यायपालिका में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय गण और आदरणीय ये भारत निर्वाचन आयोग अपने अपने क्षमताओं में अपने स्थानों से और अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक जो ये घिनौना जो कुकृत्य है जो है पार्टियों को योगदान के नाम पर जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का यानी काले धन को सफ़ेद करने का जो ये चाल है, साजिश है, उसको गौर से देखें और इसको समाप्त करने के लिए उपयुक्त कदम उठाएं। और जब इन पार्टियों में ही जो है योगदान के नाम पर इस तरह का भ्रष्टाचार है तो ये पार्टियां जो है वो देश को क्या दे सकती हैं और कैसे दावा करते हैं कि ये भ्रष्टाचार से आज़ादी दिलाएंगे हमारे अवाम को। तो बात वही चली थी कि तो भारतीय जनता दल संसाधन के लिए जो संघर्ष कर रहा है और संसाधन के अभाव में ही बात वही से अभाव में ही हम बार बार उन भारतीय भाई बहनों के बीच में हम नहीं जा सके जो कि कट्टर समर्थक थे समाजवादी पार्टी के, कट्टर समर्थक थे जीएनपीसी या कांग्रेस के, कट्टर समर्थक थे भारतीय जनता पार्टी के और अन्य पार्टियों के। उनके बीच में जब हम ये नम्रता से मैंने बात रखा कि आखिर यह देश कब तक जो है जातिवाद के नाम पर चलेगा। हमारे संविधान निर्माताओं ने, बाबा साहब ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मैंने एक भारत का संविधान बनाने के लिए 3.25 साल से भी अधिक समय लगाया और मताधिकार का एक अमोघ अस्त्र दिया हमारे आपके हाथों में कि हम इस देश की आवश्यकताओं के अनुरूप, अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप जो है अपने प्रतिनिधि का चुनाव करें, उसको सत्ता में भेजें
और उससे सेवा लें। आज वो उद्देश्य जो है बिल्कुल मिट गया। हम अपने दुश्मनों को, देश के दुश्मनों को, समाज के दुश्मनों को जो चुन रहे हैं, सत्ता में भेज रहे हैं और उनके कुकृत्यों को भोगने के लिए अभिशप्त हो गए हैं और कहते हैं कि ये मेरी नियत है, और वो भी जातिवाद के नाम पर। कब तक चलेगा? जब इसको बड़ी निम्रता से हम समझाते थे, ठीक है वो संख्या भले वो 50 की हो, 50 की हो, 100 की हो, 40 की हो, लेकिन लोग मानते थे, जो कि कट्टर समर्थक, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के लोग हों, और कभी कभी आरजेडी के भी लोग, और फिर ये चाहे कांग्रेस पार्टी को, यहाँ तक कि कम्युनिस्ट पार्टी के भी लोग। और कम्युनिस्ट पार्टी जो वाम दल के जो कार्यकर्ता हैं, उनके साथ भी हम बात करते हैं। भाई शायद आपको पता नहीं है कि आपका ऊपर का नेतृत्व जो है कितना खतरनाक देश विरोधी गतिविधि में वो सक्रिय और लिप्त है। तो इसका उनको जवाब नहीं बनता था। वो बस यही कहते थे, उनका जवाब बस यही बनता था, यही कहते थे कि सर हमको मालूम नहीं है, हम मन के पता करिए और बात करिए। अब इन चीज़ों के लिए बहुत बड़ा मंथन की आवश्यकता होती है, और उस मंथन के लिए काफ़ी संसाधन की आवश्यकता होती है, जो कि फिलहाल नहीं है। तो इस प्रकार जीएनपीसी के भी जो समर्थक हैं, उनके सामने भी कि शायद आपको मालूम नहीं कि जिस पार्टी से आप जुड़े हैं उसके देश के प्रति ये काले कारनामे हैं। उनका एक ही जवाब हुआ करता था कि साहब आपको तो बहुत ज्ञान है और हम लोगों को मालूम नहीं। तो हमको भी अनुभव होगा कि आवाम को जो इनके जो काले कारनामे हैं, खतरनाक कारनामे हैं, उनको अवगत कराना, उनको और बस स्थिति से अवगत कराना, इनकी सच्चाइयों को और कितने खतरनाक हैं ये बताना, ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय कर्तव्य है और बहुत आवश्यक भी है। तो उन्हीं सब अनुभवों से ये हमारा विश्वास काफ़ी मजबूत हुआ है कि हम अपने सभी भारतीय भाई बहनों, यदि हम उनके सामने जाएंगे, चाहे हमारे पश्चिम बंगाल में रहने वाले भारतीय भाई बहन हो, चाहे हमारे जम्मू कश्मीर में रहने वाले भारतीय भाई बहन हो, चाहे हमारे सुदूर जो है तमिलनाडु में रहने वाले भारतीय भाई बहन, यदि हम उनके बीच में जाकर निवेदन करेंगे उनके सामने कि आप में कोई फर्क नहीं है, आप हमारे भाई बहन हैं, और कौन भाई बहन है? भारतीय भाई बहन है। इस बात को समझेंगे, और फिर जैसे मान लीजिए तमिलनाडु में जो रहने वाले भाई बहन हैं, यदि हमको पूरा विश्वास है कि यदि हम उनके सामने से समझाएंगे भाई कि तमिलनाडु में रहने वाले जो हैं वो अपने ही भारतीय भाई बहन हैं, ये जो तमिल का होना जो है ये हमारे एक भारतीयता का एक स्वरूप है, उसका एक प्रकटीकरण है, उसका एक मैनिफेस्टेशन है। वास्तविकता, अहमियत और असलियत जो है भारतीयता का है। तो उस भारतीयता का एक स्वरूप जो है वो तमिल के रूप में है। तो समझ इस बात की होनी चाहिए कि भाई हम जो है मूलतः भारतीय हैं, उसका एक स्वरूप तमिल है। तो तमिल होने का भी इसीलिए तमिल होने का भी उसी प्रकार सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन समझ ये होनी चाहिए कि हम मूलतः भारतीय हैं, और जिस भाषा का प्रयोग करते हैं तमिल भाषा का, वो अपनी भारतीय भाषा है। ये मैं भी कह रहा हूँ, भारतीय जनता दल भी कहता है, और भारत का संविधान भी इन भाषाओं को भारतीय भाषा का सम्मान देता है। तो ये सब अपने मुल्क से, अपने देश से संबंधित जो है लोगों के एक करने के लिए तमाम आधारभूत ये सत्य हैं। तो इन्हीं सत्य से अवगत कराना है। जब उनको अवगत कराया जाएगा
तो जितनी भी वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, डीएमके, एआईएडीएमके, पीएमके, एमडीएमके, तमाम हैं, जो कि उसमें संकीर्णता का ही भाव भरते हैं। तमिल भाषा का जो जहर भरे हुए हैं वो जहर निकल जाएगा, ये पक्का विश्वास है। उसी प्रकार जो है ये महाराष्ट्र में जो शिवसेना भरती है कि मराठी मानुस, जय महाराष्ट्र, ये सब विचार निकल जाएगा। अरे हम तो भारतीय हैं, मतलब कि ये महाराष्ट्र, तमिलनाडु जो है ये सब तो प्रशासनिक इकाइयां हैं। हमारा असली वजूद है कि हम भारतीय हैं। तो अब एक निकला था, मोदी महोदय निकाले थे कि वंदे गुजरात। इसके क्या मतलब है? वंदे गुजरात आप निकालिए, एक बिहारी सौ पर भारी निकालिए, जय महाराष्ट्र निकालिए, ये सब के सब जो है संकीर्ण भावनाओं को पुष्ट करती हैं। और संकीर्ण भावनाओं को पुष्ट करने का मतलब कि हमारी जो राष्ट्रीय अस्मिता है उसको सीधा चुनौती, उसकी नींव को कमजोर करने की बात। गुजरात में जो रहने वाले भारतीय भाई बहन हैं, जो भी है, उनकी मजबूती इसी में है कि वो भारतीय हैं। गुजरात, ये उड़ीसा, महाराष्ट्र, ये हमारी प्रशासनिक इकाई है। वास्तविकता है ये सब जो है अपनी भारतीय व्यवस्था के अंग हैं। और गुजरात जो प्रदेश है वो हमारी मातृभूमि भारत का एक भूखंड है और उसमें रहने वाले हमारे भारतीय भाई बहन हैं। ये समझ होनी चाहिए। लेकिन हमेशा ये मोदी महोदय जैसे तमाम अन्य संकीर्ण भावनाओं को भी वो हवा देते हैं। इसीलिए तो इस देश में जो जिस माहौल की आवश्यकता है वो हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, हमारे शहीद आजम भगत सिंह का, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का, हमारे अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी का, हमारे अमर शहीद अशफाकुल्ला जी का, हमारे अमर शहीद खुदीराम बोस जी का माहौल की आवश्यकता है। और ये माहौल लाते हैं जिनके दिमाग में हमेशा देश को बांटना होता है। इन किसी के, इस नेहरू का, इसे जो अभिशाप नेहरू है, जो अभिशाप मोहनदास करमचंद गांधी है, उसका माहौल, उसका जो विषाक्त माहौल, जहरीला माहौल, ये हमेशा ये जो बनाने की कोशिश करते हैं। 2 अक्टूबर कल बीता है ना, तो परसों जो बीता है 2 अक्टूबर, तो क्या है कि शास्त्री जी का भी जन्मदिवस है, तो ठीक है। शास्त्री जी एक बहुत महान व्यक्तित्व के थे। प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने वो सादगी, वो दृढ़ता, वो उन विचारों का वो जो है प्रदर्शन किया। और अब्दुल हमीद को लोकप्रिय यदि किसी ने बनाया तो उसका श्रेय जो है सिर्फ जो है शास्त्री जी को ही जाता है। हमने कई बार बताया भी है, यदि उस समय ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू होता तो सन 65 की लड़ाई भी भारत जो है पाकिस्तान के एवज में हार जाता। और किसी भी अब्दुल हमीद जैसे वीर जवान को वो सम्मान भी नहीं मिलता। आज देश में कम से कम भारतीय जनता दल का जो प्रयास है, जो ये सोशल मीडिया का जो यूट्यूब वीडियो के पैगाम के माध्यम से जो ये कोशिश भारतीय आवाम ताकत दल की है, इसको हमारे भारतीय भाई बहन बड़ी ही गंभीरता से और काफ़ी रुचि के साथ देशभक्ति की भावना से दिख रहे हैं। जहाँ तक हो सकता है कि वो आगे भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनसे विनती है कि थोड़ा बड़े पैमाने पर आप बढ़वाइए। इसको जन जन तक जाना है, देश के लिए बहुत उपयोगी है। ये समझ जाइए कि बस
जैसा कि कुछ भारतीय भाई बहन कहते भी हैं कि 1857 की जो क्रांति थी हमारी आज़ादी की प्रथम प्रमुख, उसी के स्तर का है ये। बस फर्क इतना ही है कि वो मतलब उस तरह की परेशानी नहीं उठाना है, झंडा लेके नहीं दौड़ना है, धूप में नहीं दौड़ना है, पसीने नहीं बहाना है, सिर्फ विचारों को मन में उसको मजबूत करना है। और उसका जो माने परिणति है कि जो ईवीएम मशीन मिला हुआ है चुनाव का, उस पर जो है इन ताकतों को सबक सिखाना है। यही जो है आज़ादी की माने ये दूसरी आज़ादी की क्रांति का एक जो है ये पैगाम है। तो ये हमारे भारतीय भाई बहन ये महसूस कर रहे हैं। ये मोदी महोदय की जो सरकार है, यह सबसे घटिया किस्म की पाखंडी सरकार है। अब जैसे कोई वो महाराष्ट्र का जो एकनाथ शिंदे है मुख्यमंत्री, वो कह रहा है कि अब जो है हेलो के स्थान पर अब जो है वंदे मातरम, हेलो के स्थान पर वंदे मातरम। मोदी महोदय चुनाव में वंदे मातरम कह करके जो अपने पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में चुनावी माहौल बनाते हैं, अपने खुद वो बंदे बोलते हैं, और जो सामने जो श्रोतागण जो हमारी आवाम रहती है, आदरणीय आवाम, भारतीय आवाम रहती है, उससे वो मातरम कहलवाते हैं अपने खुद, और उस मातरम यानी वंदे मातरम करके अपने पक्ष में या बीजेपी के पक्ष में चुनावी माहौल बनाते हैं और वोट बटोरते हैं और सत्ता हथियाते हैं और सत्ता का भोग करते हैं वंदे मातरम के सहारे। और एक पाखंडी उसको सम्मान देने का एक सतही सुपरफिशियल कि टेलीफोन पर जो है वो हेलो की जगह वंदे मातरम। अरे मोदी महोदय, ये देश को बताइए ना कि वंदे मातरम हमारा आज़ादी की लड़ाई के वक्त में यह हमारा इनकलाबी नारा था। देशभक्ति को जगाने का सबसे सशक्त ये नारा था, माध्यम था हमारा वंदे मातरम। वंदे मातरम एक उर्दू अखबार भी निकलता था लाहौर से, और उसका संपादक भी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से था, यानी जिसको हम मुसलमान कहते हैं, उसका संपादक था। वंदे मातरम जो है जो निकलता था अखबार लाहौर से। तो हर तरह से हमारा जो है एक इनकलाबी नारा था वंदे मातरम। और इसीलिए हर तरह से जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हर तरह से वो राष्ट्रगान, नेशनल एंथम की पात्रता रखता था तब भी। लेकिन ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू जो है, इस वंदे मातरम जो कि हमारे आज़ादी का वो इनकलाबी नारा था और देशभक्ति भाव भरने का सबसे सशक्त हथियार और माध्यम था, उसको जब राष्ट्रगान उसको जब हमारे देश के राष्ट्रगान का सम्मान देने का वक्त आया तो ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू इस वंदे मातरम को राष्ट्रगान के सम्मान से महरूम कर दिया, वंचित कर दिया। साजिश किया इसने। और ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू उस जो है कविता या स्तुतिगान को इसने बना दिया राष्ट्रगान, जो कि जॉर्ज पंचम जो हमारे देश का दुश्मन, उसकी चमचागिरी में जो स्तुतिगान गया था, जनगण मन अधिनायक, उसको इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रगान बना दिया। अब जो नेहरू के साथ जो राजेंद्र प्रसाद वगैरह थे, अब इन्होंने थोड़ी सी अब यही कहा जाएगा लिपापोती
नेहरू की साजिश को तो रोक नहीं पाए। राजेंद्र प्रसाद वगैरह जो है नेहरू की उस साजिश को रोक नहीं पाए, जिस साजिश के तहत जो है हमारे वंदे मातरम को राष्ट्रगान के सम्मान से जो महरूम कर दिया, वंचित कर दिया, उस साजिश को राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग जो है रोक नहीं पाए। लिपापोती में क्या किया कि बोला कि भाई जो कम से कम इसको राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग के रूप में, और फिर बोले कि मन एक सुपरफिशियल उन्होंने बात कही कि राष्ट्रगान का भी सम्मान जो है वो राष्ट्रीय गीत का, नेशनल सॉन्ग का भी सम्मान वो राष्ट्रगान नेशनल एंथम के बराबर हो गया। ये सब कहने से क्या फायदा, जब इतना बड़ा अपराध हो गया कि जो है मतलब कि इसको वंदे मातरम को जो है उसको इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रगान नहीं बनाया, और राष्ट्रगान किसको बना दिया, ये देश के लोग जाने। इस गद्दार नेहरू की जो है हमारे देश की हर वो चीज जो कि हमको सम्मान दे सकती है, हमारी आत्मा को जगा सकती है हमें, और उसको जो है हमेशा ये कुछ चलता रहा, ये गद्दार नेहरू, और हमेशा उसको सर पर बिठाता रहा वो गुलामी का जो है। बताइए, जनगण मन अधिनायक जो है ये जॉर्ज पंचम की चमचागिरी में गाया हुआ जो अस्तुत गान था। अब किसने गाया था वो छोड़ दीजिए, उसको इस गद्दार ने राष्ट्रगान ये बनवा दिया। ये हर जो है वो भारतीय भाई बहन को, हर जो है आदरणीय भारतीय अवाम को जाना जरूरी है। और जो हमारे आजादी का इनकलाबी नारा था और हमें देशभक्ति का भाव भरने का सबसे सशक्त माध्यम था, उसको राष्ट्रगान के सम्मान से इसने वंचित कर दिया इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन अब देखिए, अब ये पाखंडी मोदी महोदय, इनको 8.5 साल से ऊपर हो गया, वंदे मातरम के जरिए चुनावी माहौल बनाते हैं, चुनाव जीतते हैं, वोट बटोरते हैं, सत्ता हथियाते हैं, सत्ता का भोग करते हैं, विदेशों में घूमते हैं। लेकिन जो इस वंदे मातरम गाने के साथ जो है जो अन्याय हुआ, जो साजिश हुई, और जिस साजिश के तहत इसको राष्ट्रगान नेशनल एंथम के सम्मान से वंचित किया गया उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू से, तो कम से कम वो न्याय तो करते इस देश के साथ, इसको राष्ट्रगान का सम्मान तो देते। लेकिन मोदी महोदय ये नहीं करेंगे। उस जवाहरलाल नेहरू को पाप को जस्टिफाई करेंगे, और एक दिखावे के रूप में कि टेलीफोन में जो है वो हेलो की जगह पर वंदे मातरम। कितना बड़ा क्रूर मजाक ये बना रखा है मोदी महोदय ने, हर उस यानी देशभक्ति के पहलू को जिसका अपमान खुद जो है जिसका अपमान वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने किया। अब ये उसके साथ एक पाखंडी माने अप्रोच दिखा करके ये तमगा लूटने वाली बात है, इसको ये और अब अपमानित कर रहे हैं। तो ये इनकी मंशा है। जैसे हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो प्रश्न है, अब इनको सम्मान देने की बात है। 8.5 साल हो गए इनको, मोदी महोदय को, अभी भी उस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की हमारे जो भारतीय नोट है, भारतीय करेंसी है, उस पर उसकी फोटो पड़ी हुई है। हमारे अवाम पूछ रही है इन मोदी महोदय से कि उस गद्दार की फोटो उस पर क्यों है। यदि आपको सम्मान देना ही है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, तो उन नोटों पर हमारे सुभाष चंद्र बोस की फोटो क्यों नहीं लगाए आपने इन 8 सालों में, 8.5 सालों में। और किस तरह से अपमानित करते हैं। मैंने इंडिया गेट के नीचे जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति थी, वहां पर हमारे
परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाते हैं। ये राष्ट्रवादी हैं? इतना बड़ा अपमान करने वाले हमारे सुभाष चंद्र बोस का कि जॉर्ज पंचम की जगह पर ये मूर्ति लगवाते हैं, और वो भी महज 28 फीट वाली। और सरदार पटेल की सैकड़ों मीटर ऊंची। ये सरासर अपमान है। और हमारे देश के सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन इसको समझें। और झूठ मूठ का तमगा ये बीजेपी की जितने भी सिपह सालार हैं, उसके प्रवक्ता हैं, नेता हैं, कि राजपथ का नाम बदल करके कर्तव्य पत्र रख दिया तो बहुत बड़ा सम्मान हो गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। क्या झूठ बोलते हैं और किस कदर का ये बेवकूफ और मूर्ख समझ रखा है अपनी आवाम को। तो बीजेपी वालों और मोदी महोदय, ये जान लीजिए कि जिस तरह से आप जो है ये घटिया माने हरकत कर रहे हैं हमारे आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी के साथ, यदि उनके साथ न्याय करना ही है और उनको यानी वाजिब सम्मान देना ही है, तो जो उनकी जयंती है, जो उनकी जन्मतिथि है 23 जनवरी को, राष्ट्रीय दिवस घोषित करिए। और उसको मैंने पूरा देश जिस तरह से हमारा जो ये 26 जनवरी को मनाते हैं, और 15 अगस्त वैसे भी कलंकित दिवस है। 15 अगस्त देखिए, मैंने ये कोई भी जो इस देश को सम्मानित कर सकता है, कोई एक काम तक नहीं की है ये मोदी महोदय। 15 अगस्त हमारे बर्बादी का दिवस है। इस गद्दार नेहरू के लिए ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी का दिवस है। ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी मतलब सौभाग्य खुल जाने का नेहरू के लिए, लेकिन इस देश के लिए बर्बादी का। और उस बर्बादी का एक लंबा ट्रेल है। देश बट जाना, 25 से 30 लाख हमारे भारतीय भाई बहन आपस में ही कट मार करके जान देना, 3 करोड़ से ऊपर जो है घरों को उजाड़ना, और ऐसा पाकिस्तान बना जो कि भारत का दुश्मन ही बना। वो भी भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों के बूते। ये सब जो है वो त्रासदी है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य त्रासदी का दिवस है 15 अगस्त। और इसको मोदी महोदय भी स्वीकार कर चुके हैं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा भी था कि ये हमारे 15 अगस्त हमारे आज़ादी का दिवस हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे आज़ादी का दिवस तो हमारा जो है वो 21 अक्टूबर है। क्योंकि 21 अक्टूबर 1943 को ही हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद भारत की स्थापना जो है वो सिंगापुर में की थी। तो वही हमारा जो है वो वास्तविक। इसको मोदी महोदय बोल भी चुके थे, लेकिन इनका पाखंड तो देखिए, जब उस 21 अक्टूबर को आजादी के दिवस मनाने का वक्त आया तो किस माने घटिया बहाने के साथ इन्होंने पांव खींचा कि हमको उस समारोह में मत ले जाइए, हमको आप लोग ले जाएंगे तो लोग हमारा बाल नोच लेंगे। ये चीज मैं नहीं कर रहा हूं। जो एजेंट है नफरत का एजेंट जो है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने कहा था एक बार, तो उसको मैंने देखा था। तो वो कह रहा था कि मोदी महोदय ने कहा था कि हमको जो है 21 अक्टूबर को आज़ादी मनाने वाले समारोह में मत ले जाइए, लोग उनका बाल नोच लेंगे। अब बताइए कौन भारतीय भाई बहन इस बात पर यकीन करेगा मोदी महोदय के कि जो मोदी महोदय जो प्रधानमंत्री हैं इस देश के, माननीय प्रधानमंत्री हैं, और उनके पीछे भारतीय जनता पार्टी का खुद जो है 3 से 3 एमपी हैं, और
और उनके पीछे यदि एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के 335 या 340 एमपी है, तो 335 या 340 एमपी वाला प्रधानमंत्री कहता है कि उसका बाल नोच लेगा कौन? 50-55 एमपी वाला। तो हमारे कौन भारतीय भाई बहन या कौन आदरणीय भारतीय आवाम इनकी इस तरह की जो है माने घटिया दलीलों को मानेगा मोदी जी के? तो इस तरह से जो है माने जो हमारे जो महानायक हैं उनको सम्मान देने के बजाय एक घटिया किस्म का एक दिखावी पाखंडी सम्मान देने का ये नाटक करते हैं, दम भरते हैं। आजाद हिंद फौज के नाम पर उन्होंने एक संग्रहालय भी बना दिया लाल किले के अंदर, तो उसी को तमगा लूटते हैं। मोदी महोदय, यदि वाकई में आपको सुभाष चंद्र बोस को न्याय, इस मुल्क को इंसाफ करना है, इस मुल्क के साथ यदि आपको न्याय करना है, इंसाफ देना है, खास करके हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक और राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जो उनका वाजिब सम्मान का जो सम्मान देना है, तो सबसे पहले उनकी मूर्ति जो है विश्व में सबसे ऊंची, बल्कि सरदार पटेल की जो मूर्ति है वो ठीक है, कोई बात नहीं है, वो उसको डिजर्व करती है, उससे भी ऊंची मूर्ति जो है हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बननी चाहिए। मोदी जी इतना कम से कम थोड़ी सी गैरत यदि राष्ट्रवाद का है तो इस तरह से अपमान मत करिए कि जॉर्ज पंचम की जगह पर यहाँ उनकी मूर्ति आप लगाइए। यह देश को बर्दाश्त नहीं है, तो मूर्ति होनी चाहिए। जो सेंट्रल विस्टा में जो नया संसद भवन बना है उसके केंद्रीय कक्ष में सेंट्रल हॉल में भी एक बड़ी सी भव्य मूर्ति वो लगनी चाहिए। भारतीय नोटों पर इस गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी की छवि या उसकी फोटो निकाल करके जो है हमारे यही परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ही फोटो होनी चाहिए। और 15 अगस्त को खारिज करके 21 अक्टूबर को ही आज़ादी का दिवस होना चाहिए, और जो 23 जनवरी उनका जो है जो जन्मदिन है उसको राष्ट्रीय दिवस के रूप में, और 2 अक्टूबर जो इसे गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी का मनाते हैं उसको खारिज करते हुए, तो ये कुछ थोड़े बहुत ये कदम है इसी से लगेगा कि आप जो है हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कुछ उनको सम्मान देने की मंशा आप रखते हैं। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से उनको एक नकली और सतही सम्मान दिखा करके वो सम्मान देने का दम भरते हुए इस देश को धोखा दे रहे हैं आप। और वंदे मातरम को राष्ट्रगान का सम्मान देना होगा। यदि आप नहीं देंगे तो यदि भारतीय आवाम ताकत दल को यदि हमारी आदरणीय भारतीय आवाम यदि आशीर्वाद देकर के सत्ता का उपकरण जो है थमाती है, ये तुरंत जो है उस जॉर्ज पंचम जो कि इस देश का शत्रु है, दुश्मन है, उसकी चमचागिरी में गाया हुआ जो है वो अस्तुति गान, चमचागिरी वाला गान जनगण मन को खारिज करके वंदे मातरम को ही राष्ट्रगान का सम्मान देगा। तो ये कुछ हैं मिनिमम बातें, कम से कम बातें जो कि अपने राष्ट्रीय सम्मान को प्रदर्शित करती हैं और परिलक्षित करती हैं। तो ये न करके सबके साथ जो है नकली दिखावा पाखंडी, यह देश को बर्दाश्त नहीं है।
कल एक समाचार देखा गया कि पीएफआई के विषय में, पीएफआई जो है ये मंदिर की जमीन पर दावा करता है, तो इसकी जमीन पर दावा करता है, तो इसकी जमीन पर दावा करता है। इसके विषय में बीजेपी वालों और मोदी महोदय, भारतीय अवाम ताकत दल ने इसे यूट्यूब के यानी वीडियो के पैगाम के माध्यम से बताया था कि पीएफआई को तुरंत भंग करिए, डिसॉल्व करिए, उसको रस्म नाबूद कर दीजिए, और उसके कब्जे में जितनी जमीन है और जिसकी और मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसी समस्या को जड़ से उसका इलाज करिए। बीजेपी वालों की ये नीयत ये रहती है कि कोई समस्या तो पड़ी रहे, समस्या रूपी वृक्ष जो है, पेड़ जो है पड़ा रहा है, सिर्फ उसकी थोड़ी सी पत्ती डाली, टहनी थोड़ा सा तोड़ करके उसी का माहौल ये बनाते हैं। तो यदि वक्फ बोर्ड अभिशाप है इस देश का, तो आपके राष्ट्रवाद का तकाजा है कि तुरंत उसको भंग करिए ना, वक्फ बोर्ड को। और दूसरी कोई बॉडी, कोई संस्था या न्यास या ट्रस्ट उसको टेक ओवर करे, अधिग्रहण करे। ये सोल्यूशन है उसका। और जिसकी संपत्ति वो हड़पा है, ये वक्फ बोर्ड जो है सबको जो है कानूनी रूप से, यानी जो उसके कानूनी हकदार हैं उनको वापस किया जाए। फिर भी यदि जमीन कुछ बच रहती है तो उसको वाणिज्यिक स्तर पर, यानी कमर्शियल स्केल पर उसको जो है उसको डाइवर्सिफाई किया जाए, ताकि उससे दो पैसे मिले, आमदनी मिले। उस आमदनी का उपयोग हमारे ऐसे यतीम बच्चे हैं, हमारे जो है कि गरीब बच्चे हैं, जिनका संसाधन या धन के अभाव में उनका जीवन और उनका करियर जो है वो बाधित हो रहा है, नहीं बन पा रहा है, उनका नहीं समझ पा रहा है, तो उसमें लगा जाए ताकि उन बच्चों का करियर और जीवन जो है वो समझ जाए, प्रतिभाशाली हो जाए वो। इस तरह के कामों में लगा। ये राष्ट्रीय अप्रोच है, ये एक राष्ट्रीय जो है तरीका है। ये तरीका नहीं है कि पीएफआई तो पड़ी रहे, वक्फ बोर्ड पड़ा रहे, और उसके विषय में इन टीवी चैनलों को आपने थमा दिया। वो दिखा रहे हैं कि ये मंदिर की संपत्ति को हड़प रहा है, जिसके सिर्फ समस्या का समाधान नहीं करना, बस नफरत का एक जरिया, और वो जरिया जो है इन टीवी चैनलों के माध्यम से। इस तरह की घटिया मानसिकता है बीजेपी वालों और मोदी महोदय आपकी। और उसी प्रकार पीएफआई देन है जीएनपीसी की, जीएनपीसी के साथ ही हमेशा रहती है। ये पीएफआई जो है सिमी का एक परिवर्तित रूप, एक जो है माने दूसरा कि नेक्स्ट वर्जन है सिमी का, ये पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। तो ये पीएफआई को अब पीएफआई पर बैन ऑन कुछ नहीं, समाप्त करिए। पीएफआई को जड़ से समाप्त करने की जरूरत है। वो उसके माने जो मनी ट्रेल का और फंडिंग के ट्रेल का पता करना, ये तो आवश्यक है, कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी कहाँ से उसको फंडिंग मिलती है, कौन इसी देश में उसके समर्थक हैं, जड़ काटना होगा। और एक तो स्पष्ट किसका संरक्षण उसको प्राप्त है, जो जिसका संरक्षण प्राप्त है और जो इसको शह दे रहा है, जब तक उसको समाप्त नहीं करेंगे तो वह एक नहीं सैकड़ों पीएफआई खड़ा कर देगा। अब वो कौन है? जीएनपीसी है। तो देश के तो इस मुल्क के साथ आप धोखा कर रहे हैं ना, यही कि जो पीएफआई को संरक्षण दे रहा है,
जीएनपीसी या कांग्रेस, उसकी आप रक्षा कर रहे हैं और पीएफआई पर कार्रवाई करके आप जो है वो तमगा लूट रहे हैं। यही धोखेबाजी इस मुल्क को बर्दाश्त नहीं है। यदि यदि पीएफआई जैसे संगठनों को समाप्त करना है तो उसको संरक्षण देने वाले को सबसे पहले समाप्त करना होगा। और पीएफआई इसी से जीएनपीसी की देन है। और पीएफआई का जो राजनीतिक जो चेहरा है वो एसडीपीआई है। एसडीपीआई हमेशा जो है इसे जीएनपीसी की सहायता करती है। दक्षिण के राज्यों के जब भी चुनाव आते हैं, चाहे चुनाव आपका आंध्र प्रदेश में हो, चाहे कर्नाटक में हो, चाहे तमिलनाडु में हो, चाहे केरल में हो, तो कहने का सारांश यह है कि भाई कि पीएफआई जैसी समस्याएं हैं, जब तक उसको शह देने वाला तो समाप्त नहीं किया जाएगा तो यह एक पाखंडी प्रयास होगा, काम होगा। और जो पाखंडी प्रयास जो होता है, इससे समस्या और बढ़ जाती है, निदान नहीं होता है। जिसे कहते हैं कि मेडिसिन वर्स देन डिजीज, ऐसी दवा जो कि उस बीमारी से भी अधिक खतरनाक हो। तो पीएफआई को डील करना है, मोदी महोदय बीजेपी वालों जो है जीएनपीसी को समाप्त करना होगा। लेकिन दुर्भाग्य तो यह है कि जीएनपीसी की आप रक्षा करेंगे और पीएफआई पर कार्रवाई करके तमगा लूटेंगे आप। और इसमें जो खास बात यह है कि जब ये भारतीय जनता दल पूरे देश में सभी भारतीय भाई बहनों को भारतीयता के आधार पर एक करने का जो प्रयास कर रहा है, अभी फिलहाल सोशल मीडिया के यूट्यूब के वीडियो के पैगाम के माध्यम से, तो ये सिपा सालार बीजेपी के और सिपा सालार जीएनपीसी के अब ये कह रहे हैं कि ये यूट्यूब वाले सर जो है लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। पहले ये बीजेपी के सिपा सालार ये बताएं और जीएनपीसी के सिपा सालार पत्रकार बताएं कि ये जो विखंडनकारी ताकतें हैं किस तरह से लोकतंत्र की एक मशीनरी है, चुनाव को किस तरह से ये हाईजैक करते हैं, उसका अपहरण करते हैं पैसे के द्वारा, यानी धन बल, बाहुबल, उसमें से धांधली करते हैं, रिग करते हैं उसको, और फिर जनता को उनको लुभा करके फ्री बिजली, फ्री पानी, यानी चुनावी जो झुंझुने इलेक्टोरल लॉलीपॉप्स उनको दे करके उनको मानसिक गुलाम, ताकि वो फर्क न कर पाए कि उनका दुश्मन कौन है। तो इस तरीके से जो है, यानी लोकतंत्र का जो ये प्रक्रिया है, जिसको लोग बोलते हैं लोकतंत्र का पर्व है, इसका अपहरण करते हैं, हाईजैक करते हैं। और जब इन हाईजैक किए हुए तरीकों से जब वो सत्ता हथियाते हैं और चुनाव के अलावा भी जो चुनाव जीतते भी हैं, तो देश में विभाजनकारी तरीकों से ये जातिवाद, संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता, भाषावाद, प्रांतवाद, क्षेत्रवाद, समूहवाद, जो कि इस मुल्क के लिए जहर है, अभिशाप है, उन्हीं के साथ है। और जब ये सत्ता हथियार लेते हैं तो फिर वही गंदगी जिसने देखा होगा, यानी किसी भी समस्या का समाधान नहीं,
किसी भी समस्या का। भ्रष्टाचार का ये दावा करते हैं ना कि भ्रष्टाचार हमने दूर कर दिया। और उन्हीं के ज़माने में तमाम नोटों का निकल रहा है। कहाँ से निकल रहा है? ये दूर कर दिया उन्होंने। तो ये सब, यानी ये सब, वो ये कुछ भी करे, ये सब लोकतंत्र के सबसे बड़ा अभिशाप है। यानी देश समाज को बांट करके जो है वो चुनाव को जो है वो हाईजैक करना, सत्ता हथियाना, और सत्ता जब मिल जाए तो फिर वही विखंडनकारी जहरीला वातावरण जो है वो फैलाना, इस देश के संसाधनों को लूटना, और जो है इस देश की एजेंसी को उनके लूट को, पाप को ढकने के लिए जो है वो लगाना। ये बीजेपी के जितने भी सिपह सालार हैं, नाम लेना तो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे भारतीय भाई बहन जरा जान लें। प्रदीप सिंह, हर्षवर्धन त्रिपाठी, मनीष ठाकुर इत्यादि जो है बताएं कि यही लोकतंत्र है। और वो जीएनपीसी के जो सिपह सालार हैं, रवीश कुमार, आशुतोष, अविशाल शर्मा इत्यादि लोग बताएं कि यही लोकतंत्र है। हाँ, उनकी जो मानसिकता है, जो उनका माइंडसेट है, उसके अनुसार तो वही वो लोकतंत्र है। तो असल उसका कारण यह है कि खास करके जो जीएनपीसी के सिपह सालार पत्रकारों का है, इन सबों ने इतनी बड़ी अभिशाप जीएनपीसी की गोद में बैठ करके, और उसी के पास अपना दिलो दिमाग और आत्मा जिन्होंने गिरवी कर रखा है, और उनकी झूठी महिमा मंडन यानी उनके पापों को भी ढकना, और उनकी भटैती बैलेट्री करते करते पूरा अपना दिमाग खाली कर देना, और अपना पूरा दिलो दिमाग और आत्मा गिरवी रख दिया। तो उसका विवेक बचा ही कहाँ कि जो ये पहचान सके कि ये कौन लोकतंत्र है और जो है कौन लोकतंत्र नहीं है। बल्कि जो लोकतंत्र का अभिशाप है, उसी को ये सब बोलते हैं लोकतंत्र है। तो आशुतोष वाले जो लोकतंत्र, मतलब इस देश के लिए लोकतंत्र का अभिशाप, उसको तो नष्ट होना ही चाहिए। आशुतोष महोदय, जिसको आप लोकतंत्र कहते हैं, वो लोकतंत्र का अभिशाप है, और आपके शब्दों में वो लोकतंत्र है। तो वो लोकतंत्र के अभिशाप और आपकी शब्दावली के अनुसार लोकतंत्र है। इस देश से उसको जाना ही चाहिए, और जाएगा भी। तो अब चूंकि इस जो हमेशा विखंडन ताकतों का हमेशा जो चमचा रहा है, तो वो भारतीय एकता का नैतिक रूप से, यानी नैतिक रूप से वो जवाब देने की उसकी यानी क्या क्षमता होगी? बस भड़का रहे हैं, लोकतंत्र जो है वो खत्म हो जाएगा। अब तो हमारी आवाम इन सबों को जवाब देना शुरू कर दिया है। मैंने कुछ भारतीय भाई बहनों की प्रतिक्रिया भी आ रही है कि ये लोकतंत्र के जो हत्यारे हैं, और उन हत्यारों के जो चमचे हैं, उनके मुंह से लोकतंत्र का शब्द वो निकल रहा है। ये वैसे ही निकल रहा है, इस देश को तोड़ने वाला, खंड खंड करने वाला, उसका जो गद्दार राहुल गांधी बोला है भारत जोड़ो। तो उसी प्रकार जो है लोकतंत्र के जो अभिशाप हैं, लोकतंत्र का जो अभिशाप है, या लोकतंत्र के हत्यारों को जो कोई ये सब लोकतंत्र जो बोल रहे हैं, तो वही दशा है। कोई बात नहीं है, ये समझ अब हमारी आवाम में विकसित हो रही है कि इन पत्रकारों को भी पहचान रही है, इन पत्रकारों की करतूत को भी पहचान रही है, और किस तरह का माहौल बनाते हैं
माहौल बना करके इस मुल्क के साथ गद्दारी करते हैं, उसको भी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम अब पहचाना, अब वो पहचानना शुरू कर दिया है। अब भारतीय अवाम ताकत दल और मैं एक ऐसी महत्वपूर्ण खबर को हम अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों और अपने आदरणीय भारतीय अवाम से साझा करना चाहेंगे। महत्वपूर्ण तो बहुत है, लेकिन ये खबर अपुष्ट है, माने क्योंकि उसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन यह उससे उनकी मंशा, उनका माइंडसेट आप सभी जान सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण नेता जीएनपीसी का, कांग्रेस का, यह कहते हुए सुना गया कि हम इन मोदी महोदय का बहुत शुक्रगुजार हैं, हम तो इनका मंदिर बनाकर पूजा करेंगे और पूजा क्यों करेंगे कि इस जीएनपीसी ने या हमने इस देश का 14 लाख करोड़ की जो लूट का काला धन है, इसकी जानकारी हमारे भारतीय भाई बहनों को हो जाती और हमारे भारतीय भाई बहनों को बहुत बड़ी उम्मीद थी कि कम से कम वो 14 लाख करोड़ का काला धन, कम से कम ये मोदी महोदय इस जीएनपीसी का काला धन जो है देश में लाएंगे। और मोदी महोदय बोल भी चुके थे, लेकिन आज की तारीख में इनके जितने भी बीजेपी के नेता और प्रवक्ता हैं, अब वो ये कहते फिर रहे हैं कि मोदी जी ने तो बहुत कोशिश कर लिया, बहुत प्रयास कर लिया, जीएनपीसी का कोई भी काला धन नहीं मिला। और जनता भी इसको भूल जाए तो मोदी महोदय ने इन चैनल वालों को लगा दिया है कि तुम दिन रात किसी भी मुद्दे को लेकर के हिंदू मुस्लिम करके, यानी उनके दिमाग को ग्रसे रहो, फंसाए रहो, ताकि इस जनता का उस तथ्य की ओर ध्यान न जाए कि ये जीएनपीसी ने इस देश का 14 लाख करोड़ के लूट करके जो है विदेशों में काला धन के रूप में जमा किया हुआ है। अब वो काला धन वो जो है वो शिफ्ट करते रहते हैं, कभी इस बैंक से उस बैंक से, उस बैंक से फिर उस बैंक में, और फिर उसी को एक मॉरिशस रूट है, फिर लाते हैं इसी देश में, फिर वो काले तरीकों से उसका निवेश करते हैं रियल इस्टेट इत्यादि में, लेकिन लूट तो लूट ही है। तो मोदी महोदय जो है ने इस जीएनपीसी के 14 लाख करोड़ की जो लूट है, उसको तुरंत उसको इन्होंने बहुत अच्छी तरह से ढक दिया है। और ढक दिया है तो वो जीएनपीसी का कांग्रेसी नेता कह रहा था कि भाई हम तो मोदी के बहुत शुक्रगुजार हैं, बल्कि इनके नाम पर एक मंदिर बनवा करके हम पूजा करेंगे कल की तारीख में, आने वाले दिनों में। बात तो सही है, वो जीएनपीसी के लोग तो एहसानमंद तो होंगे। अरे तो मैंने यूपीए के समय के जो कितने घोटाले थे याद करिए, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन याद करें कि क्या था, और देश बोला नहीं है। 2G स्पेक्ट्रम, CWG कॉमनवेल्थ गेम्स राष्ट्रमंडल घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, इसरो घोटाला, अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, कोयला घोटाला एक लंबी सी फहरिस्त है। देश उब गया था और उसी समय ये मोदी महोदय का उदय हुआ। लोगों ने बड़ी आस लगाई, इन्होंने आस भी दिलाई कि हम जो है इनका जो है काला धन हम लाएंगे और हर एक के खाते में 10-10, 15-15 लाख रुपया मिल जाएगा। उन सारे जो है जीएनपीसी के यानी काले कारनामे, लूट,
सारे भ्रष्टाचार के मोदी महोदय बीजेपी वाले निकल गए, एक शब्द नहीं बोल रहे। तो इस तरह का यदि उद्गार यदि किसी कांग्रेसी या जेएनपीसी के नेता कहता है कि हम मोदी जी का तो हम मूर्ति स्थापित करके उनके नाम पर मंदिर बना करके उनकी पूजा करेंगे, तो स्वाभाविक है, वो तो पूजा करेगा ही। एक बार मोदी जी के मुंह से तो निकल गया था 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान कि इस कांग्रेस ने इस देश को इतना लूटा है कि यदि भोपाल में 1 लिख करके 0 बढ़ाया जाए तो वो दिल्ली तक पहुंच जाएगा। लेकिन एक बार बोले और शायद वो सोचोगे कि बड़ी भूल हो गई कि हमने बोल दिया, ऐसी बात वो पूरा वो ढक दिए। तो ये है असलियत बीजेपी वालों की और मोदी महोदय। और शायद इसी पाप को छुपाने के लिए तमाम ईडी की रेड चल रही है, तो सीबीआई की रेड चल रही है। मैंने जीएनपीसी के 14 लाख करोड़ को जो ये मोदी महोदय बीजेपी वाले जो इसको ढक दिए हैं, उसी पाप को छिपाने के प्रयास में दिखा रहे हैं कि ईडी ने वहाँ रेड किया तो 20 करोड़ मिला, वहाँ रेड किया तो 50 करोड़ मिला, वहाँ रेड किया तो 200 करोड़ मिला। वही 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ इत्यादि दिखा करके जीएनपीसी के से 14 लाख करोड़ को छिपाने की साजिश चल रही है बीजेपी वालों के द्वारा और श्री मोदी महोदय के द्वारा। इसको हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत गौर से देखें। और बीजेपी की मोदी महोदय की इन्हीं करतूतों के कारण जो है कई दुविधा वाली स्थिति में ये दुविधा के खुद शिकार रहते हैं, और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को भी उसी तरह की दुविधा का ये शिकार बनाते हैं। ये मोहनदास करमचंद गांधी, जिसके विषय में भारतीय जनता दल ने कुछ जानकारियां दी हैं कि यह इस देश का बहुत बड़ा अभिशाप था। और देखिए ये ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे भी बीजेपी वालों की मोदी महोदय की साजिश है कि हमारे वो जो अमर शहीद हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी की खातिर अपने प्राण सहित सर्वस्व भारत माता की वेदी पर, बल वेदी पर न्यौछावर कर दिया, वो उनका महत्व जनता के सामने न आया। यदि उनका वातावरण आ गया तो एक देशभक्ति का माहौल आएगा, मुल्क परस्ती का एक माहौल आएगा, और उस माहौल के आगे जब इनका जो नकली जो राष्ट्रवाद है, नकली जो देशभक्ति है, नकली जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, जो अस्मिता लाता है कि हमारी अस्मिता तो हिंदुत्व और सनातन से है, सब कुछ जो नकली किस्म का इनका है, सब कुछ इनका बड़े आराम से वो धुल जाएगा। ये इनको पता है। इसलिए कभी भी हमारे उन अमर शहीदों का, जैसे हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, बाबा साहब अम्बेडकर और अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गैडुली इत्यादि। यदि इनका वातावरण आएगा तो इनका जितना भी नकली है, नकली राष्ट्रवाद, नकली देशभक्ति, नकली सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, और जो पता नहीं देश से ऊपर लाते हैं कि हमारे जो है वो अस्मिता, हमारी वो कौन सी संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, सब नकली जो है वो बड़े आराम से धुल जाएगा। तो इनका नाम भुनाते तो हैं, तो
तो जो नाम भुनाते हैं, उसी साजिश को, उनकी इसी चाल को हम हमारे सभी भारतीय भाई बहन गौर से समझे, और हमारे भारतीय भाई बहन जो समझना शुरू भी कर दिए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हमारे हैं उन्हीं अमर शहीदों का उनका नाम भुनाने या तमगा लूटने, जो भी आप कर सकते हैं। और फिर जीएनपीसी की जो साजिश है कि ये मोहनदास करमचंद गांधी को, जीएनपीसी वालों ने तो इसे जो इस देश का अभिशाप है, मोहनदास करमचंद गांधी जो है, वो उसको अपने एक ढाल के रूप में कि उसको राष्ट्रपति, वो राष्ट्रपिता बना दिया, सत्य का पुजारी, अहिंसा का पुजारी बना दिया अपने रक्षा के लिए, और ढाल के रूप में। ये बीजेपी वाले उसी जीएनपीसी के उसी रास्ते पर चलते हुए वो जो है उसी तरह का उसी साजिश में ये शामिल है। और दूसरे जो है ये जो माहौल बनाते हैं कि आरएसएस के जो है वो गोलवलकर, हेंगड़ेवार, फिर इसमें जो है मोहन भागवत, तो फिर इसके बाद इस आरएसएस के द्वारा जो है वो गोडसे इत्यादि। तो अब देखिए, अब इनकी दुविधा ये जो आकर के यानी कहाँ फंस गई है, इनकी दुविधा यानी कहाँ फंस कहाँ आएंगे। ये मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा के रूप में पूजा करते हैं, महात्मा गांधी के रूप में। किसको? मोहनदास करमचंद गांधी को, जो कि इस देश का अभिशाप है, उसको महात्मा गांधी के रूप में पूजा करेंगे, और उसके हत्यारे को जो है गोडसे को देशभक्त भी कहेंगे। इनकी जो है वो दुविधा जरा देखिए। इनको जब सत्ता जब इनको शपथ लेना होगा पद की, प्रधानमंत्री पद या मंत्री पद, तो ये भारत के संविधान का वो जो है शपथ लेंगे, और शपथ लेते ही इसके बाद फिर हिंदू सनातन का रट वो लगाते हैं। जब कभी सामना होता है कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं भैया, भारत के संविधान का शपथ लेकर के आप प्रधानमंत्री बने, अब बोलते हैं हिंदू राष्ट्र। कहना भाई हम जो है, हमारी जो अस्मिता है, पता नहीं कौन सी अस्मिता है। और फिर कभी भारतीयता का शब्द का उच्चारण भी कर देंगे, सिर्फ उच्चारण करेंगे, लेकिन उनके हर एक करतूत और व्यवहार आचरण वो भारतीयता के विरुद्ध ही होता है, देश को बांटने वाला। अंदर से उनका रहता है कि अब जैसे भारतीयता का तकाजा है कि इस देश में एकता भी भारतीयता के आधार पर ही होनी चाहिए। तो भारतीयता तो लेकिन इनकी मंशा जो है बीजेपी वालों की, मोदी महोदय की, भारतीयता के आधार पर एकता के पक्ष में नहीं होते हैं। भारतीयता का वो कभी वो ये उच्चारण जरूर कर देंगे, लेकिन एकता का जहां तक सवाल है, वो हिंदू की एकता। इनको मालूम है कि भाई जब वो एनपीसी ने हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को मानसिक गुलाम बना करके और वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करके 60 साल तक शासन किया, सत्ता हथियाई, तो गणित लगाते हैं कि भाई इस्लाम आस्था से कम 4-5 आबादी है हमारे हिंदू सनातन की। यदि इसको हमने इसी तरह से गुलाम बना दिया मानसिक रूप से, तो 60 का 5 गुना 3-4 साल तक इनके सत्ता पर काबिज होने का इंतजाम हो गया। तो इस शातिरता के साथ ये काम कर रहे हैं। तो ये हमारे मुल्क के लिए कितने खतरनाक हैं। सिर्फ वो क्या बोलते हैं कि नेशन फर्स्ट, देश सबसे पहले, बिल्कुल झूठ। इनके लिए सत्ता फर्स्ट है, सत्ता हथियाना फर्स्ट है।
यदि नेशन फर्स्ट होता तो देश के अभिशाप ये केजरीवाल है, इसका इलाज करते ना, और इलाज करने की व्यवस्था संविधान में है। नेशन फर्स्ट होता तो इस गद्दार राहुल गांधी का इलाज करते ना। नेशन फर्स्ट होता तो कदाप जो है इस राहुल गांधी को मौका ही नहीं मिलता, जो कि इस देश के लिए कितना खतरनाक है, देश को तोड़ने वाला है। वो मोदी जी के तत्वाधान में, उनके संरक्षण में अब जो है वो देश को तोड़ने वाला भारत जोड़ो की बात कर रहा है। इसलिए तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, इसलिए तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन अब ये गौर से समझने लगे हैं कि राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके, और क्या क्या अस्मिता की बात करके जो है ये अपने सत्ता कैसे मेरे पास रहे, कैसे सत्ता पर अधिक से अधिक दिनों तक हम काबिज रहें, जो है ये इनका है। राष्ट्र माने देश सबसे पहले, नेशन फर्स्ट बिल्कुल नहीं है। यदि इनको नेशन फर्स्ट क्या मंशा इनकी में होती तो अपने शासन के अधीन जो देश के शत्रु हैं, शत्रु जो है सिर्फ कम्युनिस्ट वाले, जेएनपीसी वाले, और जो है ये समाजवादी पार्टी वाले, टीएमसी वाले, आरजेडी वाले, शिवसेना वाले, यही सिर्फ नहीं है, एक मीडिया का समूह भी है जिसको कि मोदी महोदय बोलते हैं खान मार्केट गिरोह, खान मार्केट मीडिया, और वैसे जनता उनको बोलती है लुटियन मीडिया। और लुटियन मीडिया में लुटियन जो वो पत्रकार है, ये सब वो देश विरोधी हैं। ये सब भी उन्हीं जो देश विरोधी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हीं की तरह जो है ये भी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। ये जनता देख रही है, जनता समझ रही है, उनको भी पाल रहे हैं ये मोदी जी। अब कहते हैं अच्छा और क्या, और किस लिए पाल रहे हैं? किस लिए पाल रहे हैं कि इन्हीं को दिखा करके इनके पक्ष में वोट चुनाव का माहौल बनेगा। अच्छा, उसमें एक बात छूट गई थी कि जो जेएनपीसी का नेता था कि कह रहा था कि हम भाई मोदी जी के बड़े जो है वो शुक्रगुजार हैं कि हमारे जो हमारा असली पाप था, जो 14 लाख करोड़ का काला धन का, किस तरह से मोदी जी ने उसको ढक दिया। और उधर किसी का ध्यान न जाए, मोदी महोदय ने पूरा मीडिया को लगा दिया है कि दिन रात जो तुम हिंदू मुस्लिम करते रहो, ताकि हमारी जनता का भी, ताकि उसका जनता के दिमाग उसी में फंसा रहे बिल्कुल, और इनग्रास्ड रहे, बिल्कुल ऑक्युपाइड और प्री ऑक्युपाइड रहे, ताकि जो मोदी और बीजेपी वालों का जो पाप है जेएनपीसी के 14 लाख करोड़ के काला धन को छुपाने का, उधर किसी का ध्यान न जाए। तो इसलिए इतनी बड़ी साजिश का जो है वो जेएनपीसी का नेता जो है बहुत एहसानमंद हो रहा था मोदी जी के प्रति। कहते हैं हम तो मोदी जी की मूर्ति बनवाएंगे, मंदिर में सजाएंगे, ऐसा तो कोई वो करेगा नहीं वाकई में। तो उनके दुविधा की बात होती है कि ये भारतीयता का नाम लेंगे, कभी कभी मुंह से उच्चारण करेंगे, सिर्फ इनकी जीवा बस बोलती है भारतीयता का, लेकिन सारे काम जो है, सारे इनके करतूत जो है भारतीयता के विरुद्ध होती है। और खास करके जब से ये भारतीय जनता दल जो है भारतीयता के लिए प्रयास कर रहा है, अच्छा ये मजाक भी उड़ाते हैं,
इनके शिवा सालार बोलते हैं कि ये भारतीयता क्या की है। अरे भाई, बीजेपी के चमचा किस्म के शिवा सालारों और एनपीसी के चमचा किस्म के शिवा सालारों जो कि पत्रकार के रूप में हैं, ये पहले ये बताओ भैया कि इस भारत देश में भारतीयता की बात होगी कि पाकिस्तान की बात होगी कि जापान की बात होगी? भारतीयता की तो बात होगी। राष्ट्र भारत है। और संविधान जब बना है, संविधान ये कहता है कि भाई हमारा जो असली वजूद है कि हम इस देश के नागरिक हैं। नागरिक वाली बात के तथ्य को दबाने के लिए हमेशा जो है कभी कभी हिंदू सनातन, कभी वो अस्मिता, हमारी जो तमाम इस तरह की छोटी छोटी बातें इस देश में बात होनी चाहिए कि हमारे देश के लोग सिर्फ भारतीय नागरिक हैं और उनके लिए जो भी अस्मिता है, जो उनका महत्व है, सिर्फ कि वो इस देश के भारतीय नागरिक हैं। बात खत्म हो गई। और किसी का कोई पांथिक विश्वास है, हिंदू सनातन का, इस्लाम का है, इत्यादि का है, वो उसकी व्यक्तिगत आस्था है और भारतीय जनता दल ये उनसे अपेक्षा करता है, उम्मीद भी करता है कि वो उसको व्यक्तिगत रूप से निभाएं। और कभी कोई यदि आवश्यकता होती है कि भाई यदि कोई सामूहिक प्रदर्शन करना है, जैसे जुलूस वगैरह, तो उसकी विधिवत जो है अनुमति, और वो अनुमति जो है यानी जो पब्लिक ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर और जनता की सुविधा और भी चीजें को ध्यान में रखते हुए, उनकी कीमत पर नहीं। लेकिन हमेशा ये जो है झूठी बातों को हिंदू सनातन की बात, और वाकई में वास्तविकता ये हिंदू सनातन से इनका दूर का कुछ भी लेना देना नहीं है। ये बड़ी खतरनाक किस्म की सामंतशाही ताकतें हैं। ये फ्यूडलिस्टिक ये गैंग है ये, और इसी ने हमारे इतने पुरातन यानी हिंदू सनातन को तबाह भी किया हुआ है। इस पर हम अलग से बताएंगे क्योंकि एपिसोड ये लंबा हो रहा है। तो फिर भी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इस बात को समझें कि भारतीयता का माहौल बहुत जरूरी है, भारतीय एकता बहुत जरूरी है और भारतीय माहौल बहुत जरूरी है। इनको देखिए कि किस तरह से ये बरसाती मेढक की तरह जो है इसका विरोध करने वो चले आ रहे हैं। और विरोध करने में कोई किसी से कम नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी के साथ जो है अब जो है वो बीजेपी भी विरोध कर रही है, असदुद्दीन ओवैसी भी विरोध कर रहा है, एनपीसी वाले भी विरोध कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोग, सब लोग। क्यों? कि भारतीय जनता दल वो एकता की बात कर रहा है। इसी से तो प्रमाणित होता है ये विखंडनकारी ताकतें हैं। तो हमारी आवाम फैसला करे कि क्या ये विखंडनकारी ताकतों का ही देश रहेगा? देश वो हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रहेगा, हमारे शहीद आजम भगत सिंह का रहेगा, बाबा साहब अम्बेडकर जी का रहेगा। वो लाने के लिए इन ताकतों को भारतीयता के आधार पर एक होकर के ईवीएम मशीन पर इनको पहले शून्य करेंगे। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।